जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोग आज नए चैप्टर को शुरू करेंगे वो होगा हमारा संविधान के सामान्य पहलू। मतलब संविधान में अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं और उनके भाग हैं। तो आज संविधान के सामान्य पहलू के अंतर्गत हम लोग संविधान के भाग को पढ़ेंगे। किस भाग में किस बात की चर्चा की गई है, संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो आपका यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके थोड़ा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें अधिक से अधिक सपोर्ट मिल सके। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। संविधान के सामान्य पहलू के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम लोग आज की क्लास में संविधान के भाग। संविधान के भाग पढ़ेंगे। संविधान में जो है 22 भाग हैं, उस 22 भागों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान के भाग 1। संविधान के भाग के बारे में पढ़ना है और भाग 1 के बारे में देखते हैं। तो संविधान का जो भाग 1 है दोस्तों, संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। मतलब संघ और राज्य क्षेत्र, जितने भी भारत को एक संघ के रूप में माना गया है और भारत में जो 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उसकी चर्चा की गई है, संघ और राज्य क्षेत्र। तो याद रखेंगे संविधान में भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है। और संघ और राज्य क्षेत्र जो है ये अनुच्छेद 1 से 4 अनुच्छेद 1 से 4 तक जो बातें कही गई है वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कही गई है। अब देखते हैं संविधान के भाग 2। संविधान का जो भाग 2 है इसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? नागरिकता। और नागरिकता की जो चर्चा है ये 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11। ठीक, तो अनुच्छेद 5 से 11 हमें किसके बारे में बताता है? तो नागरिकता के बारे में बताता है। वहीं भाग 3 के बारे में देखेंगे तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार और ये मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 इस भी चीज को आप याद रखना है। इस भी चीज को आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अनुच्छेद 12 से 35 जो है ये मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी देता है। 5 से 11 नागरिकता के बारे में जानकारी देता है। 1 से 4 के बीच संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। 12 से 35 किसकी जानकारी देता है? तो मौलिक अधिकार की जानकारी देता है। मौलिक अधिकार, जैसे कि उसके बाद 4 देखेंगे, भाग 4। तो भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन से भाग में जानकारी मिलती है? तो भाग 4 में इसकी जानकारी मिलती है। और अनुच्छेद 36 से 51 जब हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जितनी भी सारी बातें हैं उसको पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे तो 36 से 51 के बीच में जितनी भी बातें वर्णित की गई है उसको पढ़ेंगे। नागरिकता को आगे हम लोग अगली क्लास में विस्तार के रूप में चर्चा करेंगे। तो नागरिकता को जब हम पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 5 से 11 जितनी भी बातें की गई है उस चीज को पढ़ेंगे। अब भी आपको इतना याद रखना है कि किस भाग में किस बात की चर्चा की गई है, मतलब संविधान के किस भाग में किस बात का उल्लेख है। ठीक, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी मिलती है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत होती है। वहीं भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 के क की बारे में बात करें तो यह है मूल कर्तव्य। आपका मूल कर्तव्य की जो है चर्चा अनुच्छेद 4 के क में है। और ये अनुच्छेद 4 के क नहीं, भाग 4 के क में है। मूल्य कर्तव्य की चर्चा जो है संविधान के भाग 4 के क में है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 51 के क में मिलता है। अनुच्छेद 51 के क में मिलता है। ठीक, उसके बाद भाग 4 के बाद भाग 5। अगर भाग 5 की बात करें, संविधान के भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है। भाग 5 में जो है संघ की चर्चा की गई है। संघ की चर्चा बोले तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। मतलब कार्यपालिका संघ में केंद्र सरकार जो होगी
वो किस तरह से चलेंगे, केंद्र में शासन प्रशासन कैसे चलेगा। तो इसकी चर्चा जो है, संघ की चर्चा, केंद्र में शासन प्रशासन की चर्चा भाग 5 में किया गया है। मतलब इसके अंतर्गत कार्यपालिका आता है, विधायिका आता है, न्यायपालिका आता है, राष्ट्रपति आता है, केंद्रीय लेखा परीक्षक, ये सब जो है आता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, वो सब भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। वहीं भाग 6 की बात करें तो संविधान के भाग 6 में राज्य की शासन प्रशासन की व्यवस्था कैसे चलेगी उसके बारे में चर्चा किया गया है। मतलब संघ की बात करें तो 51 से लेकर के 151 से लेकर के 151 जो अनुच्छेद है, इसके बीच संघ की शासन प्रशासन, इसके अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायिका, विधायिका, ये सब आती है। और भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा है। मतलब इसके अंतर्गत जो हो गया राज्य विधानमंडल हो गया, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय हो गया, ठीक, ये सब की चर्चा जो है भाग 6 में आता है। ठीक, तो 1 से 6 में क्या क्या आता है उस चीज को आपने यहां देखा, इससे आगे देखते हैं। उसके बाद 6 के बाद भाग 7 जो है इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 8, वहीं भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र, किसकी चर्चा है, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है भाग 8 में। 239 से 242, अनुच्छेद 239 से 242, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के भाग 8 में है। वहीं भाग 9, संविधान के भाग 9 हमें पंचायत के बारे में जानकारी देता है। पंचायत, जो ग्राम पंचायत की चर्चा है, ग्राम पंचायत की जो चर्चा है, ये भाग 9 में है। और 243 में ही है, 243 अनुच्छेद 243 में ही है। और 243 के क से 9 तक, क से 9 तक, क ख ग घ च छ ज झ, मतलब 243 में क ख ऐसे करके बहुत सारे अनुच्छेद हैं। और ये जो है ग्राम पंचायती के बारे में जानकारी देता है। तो पंचायत के बारे में जानकारी संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 में है। भाग 9 में पंचायत की जानकारी है। वही भाग 9 के क में, अगर भाग 9 के क की बात करें तो इसमें जो है नगर पालिका की जानकारी है, नगर पालिका का उल्लेख है। और वहीं 9 के ख की बात करें तो 9 के ख में सहकारी समिति का उल्लेख है, सहकारी समिति। ठीक, हमने आपको क्या क्या बताया। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 9 में ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 9 के क में नगर पालिका की जानकारी मिलती है। और 9 के ख में किसकी जानकारी मिलती है, तो सहकारिता समिति की जानकारी मिलती है। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, भाग 10, संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ठीक, उसके बारे में उपबंध की चर्चा आपको भाग 10 में मिलती है। भाग 10 में वही भाग 11, संविधान के भाग 11 की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होगा, केंद्र राज्य संबंध की जानकारी भाग 11 में मिलता है। और वही भाग 12 भी जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध की जानकारी देता है। केंद्र और राज्य संबंध,
तो ये दोनों कैसे देता है उस चीज को समझिए। भाग 11 भी केंद्र और राज्य के बीच संबंध की जानकारी देता है और भाग 12 भी केंद्र और राज्य के बीच संबंध की जानकारी देता है। 11 जो है ये विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, 11 जो है ये केंद्र और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध की जानकारी देता है, विधायी और प्रशासनिक संबंध। और वही केंद्र भाग 12 जो है संविधान की भाग 12 जो है ये केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध देता है ये वित्तीय संबंध की जानकारी देता है। मतलब वित्तीय हो गया, टैक्स से संबंधित हो गया, लेन देन हो गया, उधार का मामला हो गया, इसकी जानकारी जो है केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय मतलब पैसा से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो जानकारी है, वित्तीय जानकारी, टैक्स से संबंधित, उधार, लेन देन, इसकी जानकारी जो है भाग 12 देता है। और भाग 11 जो है विधायी और प्रशासनिक संबंधों से जानकारी केंद्र और राज्य में जो है वो भाग 11 देता है। ठीक, तो 11 और 12 दोनों केंद्र और राज्य से संबंधित है, वहीं 11 विधायी और प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, तो वहीं भाग 12 जो है वित्तीय लेन देन से संबंधित है। इसके बाद भाग 13, ठीक, इसको मिटाते हैं। उसके बाद भाग 13 में क्या है उस चीज को देखते हैं। ग्यारह 12 हो गया। उसके बाद देखिए भाग 13, भाग 13, भाग 13 जो है भारत के भीतर, भारत के भीतर जितने भी राज्य है, भारत के भीतर जितने भी राज्य है उसमें जो है व्यापार, वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, ये सब की जानकारी जो है भाग 13 में है। ठीक, व्यापार वाणिज्य समागम मतलब भारत के भीतर जितने भी राज्य है उस राज्य में आप व्यापार कर सकते हैं, समागम कर सकते हैं, मतलब व्यापार, ये सब करने की जानकारी जो है भाग 13 देता है। भाग 13 के बाद भाग 14, भाग 14 जो है संविधान के भाग 14 में, भाग 14 में किस बात की चर्चा है, तो संघ तथा राज्यों के बीच जो अधीन सेवा है, राज्य, संघ अथवा राज्य, संघ और राज्य के बीच जो अधीन सेवा है, संघ और राज्य के बीच जो अधीन सेवा, अधीन सेवा यानी कि लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग, जो यूपीएससी होता है और बीपीएससी, इस तरीका से जो संघ लोक, केंद्र में जो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी जानकारी जो है आपको संघ और राज्य के क्षेत्र, संघ और राज्य में जो अधीनस्थ सेवा होता है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी जानकारी भाग 14 में है। किसमें है, भाग 14 में है। वही 14 के क में, संविधान के 14 के क की बात करें तो इसमें जो अधिकरण की चर्चा है, अधिकरण, तो 14 और 14 के क दोनों को याद में रखेंगे। 14 में संघ और राज्य लोक सेवा के बीच जो अधीनस्थ सेवा है उसकी चर्चा है, 14 के क में अधिकरण है। संविधान के भाग 15, भाग 15, अगर संविधान के भाग 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन है, निर्वाचन, निर्वाचन से संबंधित यानी कि चुनाव से संबंधित जानकारी किसमें है, तो भाग 15 में है। वहीं इसकी अनुच्छेद की चर्चा करें तो 324 से 329, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन है और 324 से 329 तक जो है निर्वाचन से ही संबंधित अनुच्छेद है। मुख्य रूप से अनुच्छेद 324 हमें निर्वाचन की जानकारी देता है। और जब अनुच्छेद 324 हमें निर्वाचन की जानकारी देता है तो निर्वाचन की चर्चा कहाँ है, तो संविधान के भाग 15 में है, भाग 15 में है। तो भाग 15 के बाद भाग 16, भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, मतलब कुछ जो वर्ग होंगे, कुछ निम्न वर्ग के, मतलब SC ST कैटेगरी में आते हैं, कुछ वर्गों से संबंधित निम्न प्रावधान है, निम्न प्रावधान मतलब SC ST जो पिछड़े वर्ग में जो लोग आते हैं उससे संबंधित जो निम्न प्रावधान है वो संविधान के भाग 16 में वर्णित है, भाग 16 में वर्णित है। भाग 16 के बाद भाग 17, भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा है। क्या है दोस्तों, राजभाषा है, मतलब संघ की भाषा क्या होगी, राज्य की भाषा क्या होगी, राज्य की भाषा क्या होगी, उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, अधीनस्थ न्यायालय की भाषा क्या होगी। तो मतलब ये सब की जो चर्चा है, राज्य भाषा की चर्चा है दोस्तों, ये भाग 17 में है, भाग 17 में है।
ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और 343 से 351 इसकी चर्चा कहां से कहां तक है, तो 343 से 351, 343 से 351 जितने भी अनुच्छेद हैं इसमें जो है राज्य भाषा की चर्चा की गई है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि राज्य भाषा संविधान के भाग 17 में है। उसके बाद भाग 18, भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध की चर्चा है। आपात उपबंध, आपात उपबंध मतलब जो वित्तीय उपबंध हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, ये सब की चर्चा भाग 18 में है। और भाग 18 में 352 से 360 मतलब आपात उपबंध से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका 352 से दोस्तों 360 में है। और 352 से 360 का जो अनुच्छेद है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि 352 से लेकर के 360 का जो अनुच्छेद है ये हमें आपात उपबंध के बारे में जानकारी देता है। मतलब राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन ये सब जो है आपात उपबंध के अंतर्गत आते हैं। और आपात उपबंध की चर्चा जो है ये संविधान के भाग 18 में उल्लेखित है, संविधान के भाग 18 में उल्लेखित है। तो भाग 18 को आप विशेष तौर पर जो है आप ध्यान में रखेंगे जब हम राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन में जब देश के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, इमरजेंसी लागू होती है, वित्तीय आपात, तो वो सब की चर्चा में हम लोग को आपात उपबंध को विस्तार से आगे भी पढ़ना है, तो वहां विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि आपात उपबंध की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो भाग 18 में है। आगे 18 से आगे देखते हैं आप। अगर 19 की बात करें, संविधान के भाग 19 की बात करें तो इसमें प्रकीर्ण मतलब जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं या किसी भी राज्य के राज्यपाल होते हैं उसके संरक्षण की बात, मतलब उसके कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, उसके संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वही प्रकीर्ण कहलाता है। और प्रकीर्ण की चर्चा किसमें है, तो संविधान के भाग 19 में है। ठीक, तो प्रकीर्ण का मतलब समझ गए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का जो संरक्षण, विशेष तौर पर जो संरक्षण मिलता है उसी को मतलब जो है प्रकीर्ण कहा जाता है। और इस प्रकीर्ण की चर्चा संविधान के किस भाग में है दोस्तों, तो भाग 19 में है। वहीं अगर भाग 20 की चर्चा करें तो संविधान के भाग 20 जो है संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन, संविधान संशोधन की जानकारी संविधान के किस भाग में मिलती है, तो भाग 20 में हमें मिलती है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन इसको जो है आप याद रखेंगे। संविधान संशोधन की जानकारी किस भाग में है, तो भाग 20 में है। और वही अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 जो है हमें संशोधन की जानकारी देता है। संविधान संशोधन मतलब संविधान में कैसे संशोधन किया जाएगा इसकी पूर्ण रूप से जानकारी कहाँ है, तो भाग 20 में है। ठीक, भाग 20 के बाद भाग 21, भाग 21, भाग 21 अगर भाग 21 को देखेंगे तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो संक्रमणकालीन उपबंध है, संक्रमणकालीन उपबंध की चर्चा, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध की चर्चा, अस्थायी और कुछ विशेष उपबंध जो है, कुछ विशेष उपबंध इसकी चर्चा जो है कहां पर है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की चर्चा भाग 21 में है। और वहीं अगर संविधान का जो अंतिम भाग है भाग 22, इसमें जो है संक्षिप्त नाम, इसका संक्षिप्त नाम दोस्तों, तो संविधान का जो संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नाम के बाद हिंदी प्रकरण है, हिंदी प्रकरण संक्षिप्त नाम हो गया आपका, हिंदी प्रकरण हो गया। उसके बाद निरसन, 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 ये सब की जो चर्चा है, संक्षिप्त नाम, हिंदी प्रकरण, निरसन, ये सब की चर्चा जो है आपको संविधान के किस भाग में है, तो भाग 22 में है। और वही अनुच्छेद में इसकी जानकारी 393 से 395 तक हमें मिलती है। मतलब 393 से 395 मतलब संविधान का अनुच्छेद 393 ये कहता है कि भारत के संविधान का जो संक्षिप्त नाम होगा वो भारत का संविधान कहा जाएगा। 393 अनुच्छेद किस बात की जानकारी देता है, तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम के बारे में जानकारी देता है। मतलब भारतीय संविधान को संक्षिप्त रूप से भारत का संविधान कहा जाएगा। अनुच्छेद 393 के बाद 394, तो अनुच्छेद 394 जो है हमें ये कहता है कि संविधान के कुछ उपबंध शुरुआत के दिनों में ही लागू कर दिए गए थे। मतलब 26 जनवरी 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया तो संविधान के कुछ विशेष उपबंध को उसी दिन 26 जनवरी
26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया तो कुछ अनुच्छेद को जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, और जो अनुच्छेद और जो भाग और जो अनुसूचियां बच गई उसको जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसकी जानकारी संविधान के अनुच्छेद 394 में है। वहीं 395 संविधान की निरसन के बारे में जानकारी देता है। मतलब संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा था। तो संविधान को लागू होने से पहले भारत में जो शासन प्रशासन चलाई जा रही थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाई जा रही थी। तो जब संविधान को लागू कर दिया गया तो भारत शासन अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि भारत में जो शासन प्रशासन व्यवस्था चलाई जाएगी वो जो है भारत के संविधान यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा चलाई जाएगी। अब भारत में शासन प्रशासन व्यवस्था भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत नहीं चलाया जाएगा। तो इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 395 देता है। तो आप याद रखेंगे, संक्षिप्त नाम संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान कहा जाएगा, 1935 अधिनियम का निरसन, और ये हिंदी प्रकरण मतलब संविधान का जो हिंदी प्रकरण है उसकी भी जानकारी जो है 394 के क हमें देता है, 394 के क। तो संक्षिप्त नाम हिंदी प्रकरण और निरसन, इसकी चर्चा कहाँ है दोस्तों? संविधान के किस भाग में है? तो भाग 22 में है। इस तरीका से आपका संविधान का भाग समाप्त हुआ। 5 मिनट में जो है आप संविधान की अनुसूची को भी आप देख लेंगे। फटाफट हम लोग 5 मिनट का समय लेंगे और 12 अनुसूचियां, उस अनुसूची को भी जो है इसी क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। तो संविधान के जो 22 भागों के बारे में हमने बताया, किस भाग में किस बात की चर्चा की गई है, तो उस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक, मुख्य रूप से संविधान संशोधन भाग 20, इसको आप याद रखेंगे, और उसके बाद निर्वाचन, ये सब की जो चर्चा है इस भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब अनुसूची को देखते हैं। अनुसूची संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो प्रारंभ में जो है 8 अनुसूचियां थी, प्रारंभ में 8 थी, और अभी कितना है? वर्तमान में जो है 12 है। वर्तमान में 12 है, प्रारंभ में 8 थी। ठीक, अनुसूची मतलब संविधान के कुछ ऐसे उपबंध जिसको आर्टिकल में शामिल नहीं किया गया, या ऐसे उपबंध जिसको भाग में शामिल नहीं किया गया, कुछ ऐसे बातें जो बच गई, जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में शामिल नहीं हो पाई, संविधान के भाग में शामिल नहीं किया गया, उसको अलग से अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो आइए संविधान की अनुसूची को देखेंगे, और 12 अनुसूची है उसको जो है हम लोग फटाफट देख लेते हैं। संविधान की अनुसूची 1, अनुसूची 1 क्या कहता है? तो प्रथम अनुसूची जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र मतलब राज्य और राज्य संघ राज्य क्षेत्र की जानकारी हमें अनुसूची 1 देता है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 1 से 4 में है। ठीक, उसके बाद अनुसूची 2, तो अनुसूची 2 जो है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति होगा, उसके बाद राज्यपाल होगा, मतलब जितने भी ऐसे समझिए संवैधानिक पद है, जितने भी संवैधानिक पद है, और जितने भी भारत में संवैधानिक पद है, इस संवैधानिक पद के वेतन या उपलब्धि, इसकी वेतन की चर्चा, मतलब भारत में जितने भी संवैधानिक पद है उसको वेतन कहां से मिलेगा, इस वेतन की चर्चा हमें अनुसूची 2 देता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उपलब्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। इस भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि भले ही वेतन जो है, जितने भी संवैधानिक पद है उसको वेतन की जानकारी अनुसूची 2 देता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन ही मिलता है, लेकिन वेतन के जगह पर उपलब्धि जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं 3 में शपथ की बात है। शपथ, जितने भी संवैधानिक पद है, जितने भी, जैसे कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, राज्यपाल का शपथ ग्रहण, और संविधान में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा नहीं है। मतलब राष्ट्रपति को जो है शपथ सुप्रीम कोर्ट के, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। तो अनुसूची जो है, संविधान की अनुसूची 3 जो है वो हमें किसकी जानकारी देता है? तो शपथ की जानकारी देता है। इसमें संघ के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के सदस्य होंगे, मतलब जितने भी जो लोग शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण की जानकारी संविधान के किस अनुसूची में है? तो अनुसूची
4 में है, अनुसूची 3 में है, सॉरी 3 में है। वही अनुसूची 4 की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीट का आवंटन मतलब केंद्र में और राज्य में, केंद्र में मतलब संघ में और राज्य में जो राज्यसभा के सीटों का आवंटन होगा, इसकी जानकारी सीट मतलब राज्यसभा के सीट का आवंटन की जानकारी, बंटवारा की जानकारी हमें किस अनुसूची में मिलता है? तो अनुसूची 4 में मिलता है। वही अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूची 5 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, मतलब जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है, अनुसूचित जाति और जनजाति है, वैसे क्षेत्र में प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाएगा? मतलब अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में प्रशासन की जानकारी, प्रशासन कैसे चलाया जाएगा उसकी जानकारी हमें किस अनुसूची में मिलता है? तो अनुसूची 5 में मिलता है। तो आप पांचों को आप याद कीजिए, पांचों में क्या क्या है? तो अनुसूची 1 जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। अनुसूची 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। अनुसूची 2 जो है वेतन के बारे में जानकारी देता है। जितने भी संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, भारत के जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक होते हैं उसके मतलब वेतन की जानकारी, मतलब जितने भी संवैधानिक पद है और उसको वेतन कहां से मिलेगा? तो वेतन की जानकारी अनुसूची 2, शपथ की जानकारी अनुसूची 3, जितने भी लोग शपथ ग्रहण करते हैं जैसे कि भारत का जो है सांसद हो गए, राष्ट्रपति का शपथ, राज्यपाल का शपथ, प्रधानमंत्री का शपथ, ये सब के शपथ अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीट का आवंटन, तो राज्यसभा के सीट के आवंटन के बारे में जानकारी अनुसूची 4 में मिलता है। वही अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन किस प्रकार से चलाए जाएंगे इसकी जानकारी अनुसूची 5 में मिलता है। आइए अब अनुसूची 6 को देखते हैं, अनुसूची 6 में क्या है। अनुसूची 6 इसमें जो है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, अनुसूची 6 में क्या है? असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों स्टेट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इसमें जो है जनजातीय क्षेत्र है, असम मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम है, ये जो स्टेट में जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, ये जनजातीय क्षेत्र के बारे में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी है, मतलब किस प्रकार से जो वहां पर प्रशासन चलाए जाएंगे, इसके कुछ जो है विशेष अधिकार होंगे, इस अधिकारों के उपबंध के बारे में जो जानकारी है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जैसे जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन किस प्रकार चलाए जाएंगे इसकी जानकारी कहाँ है? अनुसूची 6 में है, अनुसूची 6 में है, ठीक। अनुसूची 7 मतलब अनुसूची 7 में संघ सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इसकी जो है जानकारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की जानकारी कहां मिलता है? तो अनुच्छेद 7 में मिलता है। वही मूल रूप से 97 संघ सूची की बात करें तो इसमें मूल रूप से जो है 97 को सेवा इसमें जो है शामिल था और अभी वर्तमान में कितनी है? 100, वर्तमान में जो है 100 चीजों को शामिल किया गया है, ठीक। वही राज्य सूची की बात करें तो 66 और 61 मतलब वर्तमान मूल रूप से जो है 66 था और वर्तमान में कितना है? तो 61 है, वर्तमान में 61 है, ठीक, वर्तमान में 61 है। और वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची की बात करें तो मूल रूप से 47 था, वर्तमान में कितना है? 52 विषय है, मूल रूप से 47 विषय था और वर्तमान में 52 विषय हैं। तो इस भी चीज को आप याद रखेंगे, मतलब संघ सूची के अंतर्गत मूल रूप से जो है 97 विषय था और वर्तमान में 100 विषय को जो है इसमें शामिल किया गया है। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे और वर्तमान में जो है 61 विषय जो है इसमें शामिल है। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे और वर्तमान में जो है 52 विषय इसमें क्या है? शामिल है, 52 विषय शामिल है, ठीक। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की जानकारी हमें संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? तो संविधान के 7वीं अनुसूची में मिलता है।
8वां में क्या है, तो 8वां में है भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना है, भाषा। वर्तमान में जो है 22 भाषा है, 22 भाषा है। 22 भाषा की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। वहीं 9वीं अनुसूची में बात करें तो इसमें जो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति मतलब भूमि से रिलेटेड, भूमि आवंटन, भूमि आवंटन की जानकारी जो है दोस्तों, मतलब संपत्ति के अधिकार की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, 9वीं अनुसूची में मिलती है, 9वीं अनुसूची में मिलती है। तो आप इस सब चीजों को जो है आप जानकारी रखेंगे कि जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसकी जानकारी जो है 6ठी अनुसूची में है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है। भाषा से संबंधित जानकारी 8वीं अनुसूची में। संविधान में 22 भाषा है। संपत्ति का जो अधिकार है मतलब भूमि आवंटन मतलब जमीन से रिलेटेड जानकारी इसकी इस अनुसूची में है दोस्तों, तो संविधान की 9वीं अनुसूची में है। 9वीं के बाद 10वीं, 11वीं और 12वीं, इस चीज को पढ़िए। 10वीं अनुसूची दल बदल की जानकारी देता है। 10वीं किसकी जानकारी देता है, दल बदल। तो आइए 10वीं को देखते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची जो है ये क्या कहता है, दल बदल, मतलब दल बदल की जानकारी देता है, दल बदल। ठीक, 10वीं में क्या है, दल बदल है। और इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है इस दौरान जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, दल बदल। 10वीं के बाद 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायत की शक्ति के बारे में जानकारी देता है। पंचायत की शक्ति मतलब पंचायत की क्या शक्ति होगी, इस सब की जानकारी 11वीं अनुसूची में है। और वहीं संविधान की 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका की शक्ति के बारे में जानकारी, नगर पालिका की क्या शक्ति होगी, मतलब नगर पालिका से संबंधित शक्तियां, नगर पालिका की शक्ति की जानकारी कहां पर मिलता है, तो अनुसूची 12 में मिलता है। तो यहाँ पर 10वीं दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका, ऐसे करके आप याद में रखेंगे कि संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं पंचायत की शक्ति और 12 में जो है क्या है, नगर पालिका की शक्ति है। तो इस तरीका से आप 12 अनुसूची को आप ध्यान में रखेंगे शॉर्टकट में। 12 अनुसूची के बाद संविधान के 22 भागों को आप ध्यान में रखेंगे, किस भाग में किस बात का उल्लेख है, इस चीज को आप मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे। और 12 अनुसूची तो आपको पूर्ण रूप से याद होना ही चाहिए कि किस अनुसूची में क्या है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये जो आपका यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।